Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, Good evening, sir. गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखो फिजिक्स में एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ती है क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस ज्यादा होता है ना। 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा है ना। तो अगर हम अभी से नहीं करेंगे ना क्लास थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा वीकडेज में, तो फिर लास्ट में जाके मुझे बहुत रश करना है ना। फिर लास्ट में लगे एवरीडे क्लास हो रही है, तो इससे अच्छा अभी से थोड़ा सा मोमेंटम बना के चलें ताकि लास्ट में आप प्रॉब्लम में नहीं फंसे। तो अपने आप 12th के स्टूडेंट से पूछना, तो आपको बताएंगे है ना कि हमारा ये चैप्टर 11th का नहीं हुआ, हमारा वो चैप्टर नहीं हुआ। दे ऑलवेज कंप्लेन, है ना। वो कंप्लेन आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही कुछ एक्स्ट्रा एक क्लास वीक में एडिशनल रखता हूँ, है ना, ताकि लास्ट में कुछ चैप्टर्स मुझे ऐसे नहीं छोड़ने पड़े, है ना। वो सही नहीं होता है ना। 12th में 12th की पढ़ाई होनी चाहिए, 11th में 11th का पूरा सिलेबस आपको, है ना। अब बाकी न्यू सिस्टम क्या है आई डोंट नो, लेकिन उसके हिसाब से अभी तक जो हमारा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम यही करते हैं। और हमेशा अपनी जो स्टडी है ना उसको आप ठीक से थोड़ा सा प्लान करो, है ना। वैसे तो 4-5 स्टूडेंट हर बैच में होते हैं जो कि एक्चुअली मतलब वो इन द सेंस कि वो ड्रैग करते हैं चीजों को, है ना, पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनसे नहीं कुछ अफेक्ट होते हैं, है ना। उनके चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, है ना। हम उनके साथ चलेंगे, उन स्टूडेंट के साथ जो आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी पोजीशन आईआईटी या किसी ऑल इंडिया लेवल के रेपुटेड इंस्टीट्यूट में अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हैं। इस क्लास का एम ही वही है ना कि भाई अलोंग विद द एनसीईआरटी डू कवर इन द क्लास, उसके साथ ही साथ आपका मेन जो पर्पस है कि जेई मेंस और एडवांस में आपकी रैंक सिक्योर करें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाई हो, उसी के अकॉर्डिंग सब चीजें सिस्टम यहाँ पे चलती है ना। वो 4-5 स्टूडेंट्स का जो ड्रैग इफेक्ट होता है यूजली वो इग्नोर, मैं उसको नॉर्मली इग्नोर करता हूँ, क्योंकि उनके चक्कर में रहेंगे ना फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर नॉर्मली 95% स्टूडेंट का नुकसान होता है ना। वो बड़े माइनॉरिटी में होते हैं, है ना। उनके मतलब कहीं भी चले जाए वो वही रहता है, यहाँ से कहीं और चले गए, वहाँ से वहाँ, तो दे कीप ऑन वेंडरिंग, लेकिन उनका नेचर वैसा होता है, हम कुछ बोल नहीं सकते, उसके चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। विल बी वेरी फॉरवर्ड। और बस मैं आपको जस्ट एक चीज एड्रेस करूंगा कि कैसे आपको इस तरह से थोड़ा सा पढ़ाई करनी है, बैलेंस बनाना। ये बैलेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 10th तक ये बैलेंस नाम का वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि 10th तक का सिलेबस बहुत कम होता है, उसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा आपके पास बर्डन कभी नहीं आता। 11th में थोड़ा सा इश्यू आ जाता है, स्कूल की पढ़ाई है, स्कूल के टेस्ट हैं, फिर यहाँ भी फिजिक्स ही थोड़ी पढ़ना है आपको, केमिस्ट्री मैथ्स दोनों पढ़ना है, तो कैसे बैलेंस बना के चलते। तो आपका जो सिंपल सा होता है कि आप अपने 6 डेज को ना 3 पार्ट में डिवाइड करो। भाई तीनों सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स आने हैं आपके, भाई जब भी आपका टेस्ट होगा, चाहे वो बोर्ड हो चाहे आपका आईटीजे हो, तीनों जो सब्जेक्ट्स है उसका वेटेज तो सेम है। ऐसा थोड़ी कि एक सब्जेक्ट आप ज्यादा पढ़ोगे तो केमिस्ट्री के मार्क्स भी आपको फिजिक्स में मिल जाएंगे या फिजिक्स के मार्क्स मैथ्स में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअल उसके अपने मार्क्स है, वो बराबर, तो आपको स्टडी आवर्स भी बराबर रखना। तो व्हाट आई सजेस्ट कि अपनी जो पूरी पढ़ाई है ना उसको आप ट्यूसडे से लेके मंडे से स्टार्ट करें, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जस्ट मैं बता दे रहा हूँ कि कई बार स्टूडेंट जो होता है ना वो कोप अप नहीं कर पाता, तो अगर ठीक से करेंगे तो कोप अप कर लेंगे। थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, है ना। थोड़ा सा संडे को मैं स्पेयर छोड़ रहा हूँ, है ना। कई बार संडे थोड़ा सा आप रिलैक्स भी करते हो, उसके अलावा जब कोई रिक्वायरमेंट होगी तो संडे को कई बार आपके मंडे को ही स्कूल टेस्ट होते हैं, तो कई बार संडे आपको नहीं मिल पाता, है ना। तो इस तरह से डेज हैं, तो 6 डेज हैं, 2 डेज डिवाइड करो। वह मंडे ट्यूसडे प्योरली आप फिनिश, है ना। तो मंडे ट्यूसडे प्योरली हम फिनिश करेंगे, है ना, क्योंकि आपका ट्यूसडे के दिन डाउट होता है, अगर आप मंडे ट्यूसडे फिजिक्स पढ़ोगे तो ट्यूसडे के दिन आपके पास डाउट्स नहीं आते। वेडनेसडे थर्सडे आप मैथ्स में लगा लो, बाकी डेज आप अपने हिसाब से करो। मेरा पर्पस है कि 2 डेज होना चाहिए। फ्राइडे सैटरडे हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे को आपका सेकंड हाफ में क्लास होती है, फर्स्ट हाफ लिटरली आपका फ्री होता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपनी स्टडी को 2 डेज में स्प्लिट करो। हर दिन हर सब्जेक्ट मत पढ़ो, उसमें मिक्सअप हो जाए। भाई 2 दिन में सिर्फ फिजिक्स पढ़ूंगा, 2 दिन ये पढ़ूंगा, 2 दिन मैं ये पढ़ूंगा, ऐसे आप बैलेंस बना के चलोगे ना
तो फिर किसी भी एक सब्जेक्ट में बर्डन नहीं आएगा, है ना, और वो आपको सीखना हो धीरे धीरे। अभी तो आप नए हो, धीरे धीरे आप सीख भी जाओगे, है ना, वो नॉर्मली आपके लिए यूजुअल प्रैक्टिस है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें आप बना के चलना। और नॉर्मली चैप्टर फिजिक्स में ज्यादा है तो हमारी क्लासेस में हमें ज्यादा चाहिए, है ना। 11th के सिलेबस से 12th का सिलेबस बहुत कम है। 12th का तो क्या अक्टूबर में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना। जो मैं बैचेस पढ़ा रहा हूँ अक्टूबर में सिलेबस फिनिश्ड, लेकिन आपके में ऐसा नहीं बोल सकते। 11th का तो बहुत है और धीरे धीरे आप सीखते हैं, है ना। बड़े बड़े चैप्टर्स हैं इसके, चैप्टर्स जो होते हैं काफी लेंदी और बड़े बड़े, है ना। हर चैप्टर की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। चलो तो जस्ट मुझे बताना था कि किस तरह से अपनी स्टडी को आपको बैलेंस, है ना, और हमेशा रेडी टू गिव द टेस्ट। जो भी टेस्ट होते हैं उसमें कोई एक्सक्यूज ना बनाते हुए आप हमेशा टेस्ट के ऊपर ध्यान दो, है ना, कि टेस्ट के ऊपर आप क्या करोगे, ध्यान दोगे। आप एक क्वेश्चन आया है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, है ना, तो पर डे मेरे ख्याल से 4 to 5 आवर्स, है ना, कि भाई हर दिन एक सब्जेक्ट के लिए आप 4 to 5 आवर्स निकालो, है ना। पर डे 4 to 5 आवर्स का स्लॉट होना चाहिए आपके पास, है ना, कि अगर ये रूटीन आप 4 to 5 आवर्स हर डे फॉलो करोगे तो हर सब्जेक्ट में आपको डेट होगी, किसी में आपको लैग नहीं है। 4 to 5 आवर्स देना होगा, है ना, अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल स्टडी। स्कूल स्टडी के अलावा इसके लिए आपको मतलब स्कूल स्टडी कोई अलग नहीं है, उसको इनकॉर्पोरेट करके 4 to 5 कोई अलग थोड़ी एक ही चीज को, है ना। जब हम डेरिवेशंस करते हैं तो स्कूल में पूछे जाते हैं, उसी को हम न्यूमेरिकल बना देंगे तो आपके जेई में पूछे जाते हैं। ये तो डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं इसकी सेम क्या प्रोसेस में। तो इसी से 4 to 5 आवर्स, 2 दिन ये पढ़ा, 2 दिन ये पढ़ा, 2 दिन सैटरडे को स्पेयर ले लिया, कुछ इमरजेंसी आ गई या कोई इमरजेंसी स्टडी करनी है उसको, किसी को ऑफर, है ना। और मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको जो चीज फिनिश करनी है, यू हैव टू फिनिश द मॉड्यूल, मॉड्यूल आप कर एंड उसके बाद एनसीआर। ये आपकी दोनों चीजें हो जाए उसके बाद किसी अगली चीज पे जाते, है ना। प्लस जो मैं आपको टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स देता हूँ, है ना, कि प्लस इसके अलावा टाइम टू टाइम जो आपको प्रैक्टिस टेस्ट में, है ना, कि टाइम टू टाइम आपको जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसको हम करें, है ना, प्रैक्टिस शीट एंड टेस्ट। इन 3 चीजों पे पहले फोकस करना, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो फिर दूसरी चीजें भी फिजिक्स में तो ये सबसे पहले मॉड्यूल, फिर एनसीईआरटी, प्रैक्टिस शीट एंड टेस्ट, है ना। इसको अगर करोगे तो अपने आप हो जाएगा। मैं तो कई स्टूडेंट कैसे जानता हूँ कि जो आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस एंड ब्रांच, तो शी इज अ गर्ल, है ना, श्रेया थी, शी हैज कंप्लीटेड ओनली मॉड्यूल, मॉड्यूल एंड आर्काइव, है ना। आर्काइव भी सबसे लास्ट में जाए, आर्काइव अभी इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आर्काइव सबसे लास्ट में हम जाके एज ए टेस्ट देते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको एज ए टेस्ट हम देते हैं। 2017 में क्या है, चलो टेस्ट देते हैं, 2016 में क्या है, चलो टेस्ट देते हैं। इसलिए मैं अभी नहीं बताता हूँ, क्योंकि अभी आप कर लोगे ना फिर वो क्वेश्चन याद ही हो जाएगा, फिर आपके लिए वो नया टाइप का नहीं जाएगा। अभी तो जो आपको आ रहा है वो करते रहो, एज ए उसको मत डिस्कस करो, उसको सबसे लास्ट में जाएगा। शी हैज डन ओनली मॉड्यूल एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का एज ए टेस्ट दिया, एंड शी हैज स्कोर्ड प्रीटी गुड रैंक, है ना। आईआईटी दिल्ली में अगर कंप्यूटर साइंस है गर्ल कोटा से 500 के लगभग रैंक आपको चाहिए होगा, है ना, तो उससे बेसिकली आपको पता है, ये ध्यान रखना, ये फीडबैक होता है। और ऐसे भी कई स्टूडेंट को जानता हूँ कि उन्होंने दुनिया जहान की बहुत सारी बुक्स पढ़ ली फिर भी नहीं, है ना, वो सॉल्यूशन इकट्ठा कर रहे थे। सॉल्यूशन इकट्ठा नहीं करना है आपने, आपको अपना दिमाग लगा के चीजों को सॉल्व करना है, ना, ये ध्यान। तो इसी चीज के ऊपर आप फोकस करो। जस्ट आज थोड़ा सा टाइम होता है तो सैटरडे संडे को तो क्लास छोटी होती है, मैं बता नहीं पाऊँ, ठीक है। चलो तो फर्दर हम स्टार्ट करते हैं। आपका आज तो आपको कैनामेटिक्स ही पढ़ना है ना, यू विल हैव टू स्टडी द कैनामेटिक्स। ऑफलाइन का बेटा अभी हम नहीं बोल सकते, ऑफलाइन में देखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, है ना, कि भाई मैंने इसके आंसर दे दिया। ऑफलाइन में तो अभी नहीं, अभी तो ऑनलाइन की हम बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि अभी आपको कहीं ट्रैवल करके नहीं जाना है ना, ऑफलाइन में तो ट्रैवलिंग भी एक फैक्टर हो जाती है, इसलिए तो अभी लगाना सही है ना। ऑफलाइन में थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा क्लास मुश्किल हो जाता है ना। ऑनलाइन में हम लगा सकते हैं, घर में बैठे हम कर सकते हैं extra, कोई ट्रैवलिंग वाला फैक्टर नहीं होता है ना। ऑफलाइन में तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए
ऑफलाइन में यूजली हम अवॉइड करते हैं, वीकेंड्स पे ही होती है। तो यहाँ पर चलो, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं अभी आपको ना प्रीवियस 1 आवर तक आई विल टीच द रिलेटिव मोशन, उसके बाद फिर से हम आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि थोड़ी सी आज बड़ी क्लास है, तो पहले रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रैक्टिस करेंगे। तो थोड़ा सा रिलेटिव मोशन हम स्टार्ट करते हैं, कई क्वेश्चन में यूज हो। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट विद द रिलेटिव मोशन, है ना। यहाँ पे मैंने रिलेटिव मोशन अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ाया, काइनेमेटिक्स 1 में भी है, काइनेमेटिक्स 2 में भी। तो इकट्ठे रिलेटिव मोशन में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रिलेटिव मोशन, मोशन इन प्लेन में भी आता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है रिलेटिव मोशन, है ना। तो एज द नेम सजेस्ट, जब भी आप रिलेटिव मोशन की बात करोगे तो रिलेटिव मोशन इज द मोशन ऑफ वन मूविंग बॉडी, राइट, with respect to another moving body, with respect to another body, या मोशन ऑफ वन बॉडी लिखना, मूविंग वगैरह बोलना सही है, मोशन ऑफ वन बॉडी with respect to another body, है ना। तो जब भी आप एक बॉडी के मोशन को दूसरे के रिस्पेक्ट में एनालाइज करते हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका रिलेटिव मोशन, है ना। कि भाई अब तक तो हम सारे मोशन जो एनालाइज कर रहे थे ना, वो हम कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। कि जो हम अभी तक मोशन सारे एनालाइज कर रहे थे, हम एनालाइज कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। पहली बार हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात, दूसरे के मोशन को भी कॉल्ड एज रिलेटिव। तो रिलेटिव मोशन के कांसेप्ट आप इस तरह समझना कि जैसे मैंने बोला, ये मेरा कोई एक्सिस ऑफ रेफरेंस है ना, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, है ना। कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे कोई फर्स्ट बॉडी है ना, कि दिस इज द बॉडी 1, और एक कोई सेकंड बॉडी, राइट। फर्स्ट बॉडी की यहाँ पे जो पोजीशन है वो है सपोज r1, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r2, है ना। जस्ट मैंने स्ट्रेट लाइन लिया है, अदरवाइज 3D में भी हो सकता है। एक का पोजीशन r1 है, दूसरे का क्या हो सकता है आपका r2, पोजीशन वेक्टर, है ना। तो सबसे पहले जो चीज हम डिफाइन करेंगे ना, वे डिफाइन द रिलेटिव पोजीशन, है ना। इन दोनों की आपस में रिलेटिव पोजीशन क्या है। तो सबसे पहला जो टर्म यहाँ पे आप डिस्कस करोगे, वे डिस्कस रिलेटिव पोजीशन, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिलेटिव पोजीशन। भाई एक की पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी है। तो रिलेटिव पोजीशन का सिंपल सा मतलब हो जाएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द r21 है ना। रिलेटिव पोजीशन मतलब सेकंड की पोजीशन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये आपका r2 - r1 हो जाएगा। तो हमेशा जब भी हम रिलेटिव पोजीशन को निकालते हैं तो एक से दूसरे को माइनस कर देते हैं। भाई पहले की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो r1 है, दूसरे की r2 है, तो ये जो वेक्टर होगा ये आपका r21 वेक्टर होगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो ये जो टर्म आता है इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन, है ना। और बात है कि हो सकता है कि फर्स्ट मूव कर रहा होगा, तो फर्स्ट मूव कर रहा होगा किसी v1 से, और ये मूव कर रहा है सपोज v2 से। तो हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। यहाँ पे आप एक टर्म डिफाइन कर सकते हो, उसको हम बोलेंगे इसलिए आपकी रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इसको सिंपल आप ऐसे लिखो, v21, v21 का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। तो v21 जो होगा इन जनरल v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ये जो v21 होगा ये क्या हो जाएगा इसलिए आपका v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, है ना। हम जानते हैं कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है, तो अगर एक मैंने वेलोसिटी वेक्टर आपका v1 ये ले लिया, है ना, और ये आपने ले लिया जैसे कि आपका v2, है ना, कि भाई ये v1 है और ये v2 है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट में अगर ले लूं, तो ये वेक्टर आपका ये होगा, दिस इज योर v21 वेक्टर एज पर द ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ ही तो होता था कि अगर ये v1 है और ये v2 है तो ये v2 - v1 है ना, कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो ये जो टर्म होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका रिलेटिव, है ना। वही चीज है कि रिलेटिव पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो जो टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका रिलेटिव वेलोसिटी। सेम भी एक्सेलेरेशन भी हो सकता है, या हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं दोनों के बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन, है ना। यहाँ पे एक्सेलेरेशन भी हो सकता है a1 एंड a2, है ना। तो हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर देंगे
we define this term as a relative acceleration. सारी चीजें हम relative लेते हैं acceleration, है ना? तो we define one term that is known as a relative acceleration. जैसे अगर मैंने लिखा relative acceleration मतलब मैं लिख सकता हूँ a21 जो होगा a2 minus a1 हो जाएगा, है ना? और a21 भी हम निकालेंगे ट्रायंगल लॉस, सारी चीजें ट्रायंगल लॉस निकालेंगे क्योंकि कोई स्ट्रेट लाइन और कोई जरूरत थोड़ी है ना? 3D में भी चीजें हो सकती है। तो जस्ट आप इसमें लिखोगे v21 v2 minus v1 और रिलेटिव एक्सेशन क्या हो जाएगा सर आपका a21, वहां तो स्ट्रेट लाइन जस्ट मैंने सिंपलिसिटी के लिए राइट। जस्ट मैंने यहाँ पे तीन चीजें डिफाइन की, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलेरेशन। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें कि रिलेटिव एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, कोई सिचुएशन अगर ऐसी आ रही है जिसमें कि रिलेटिव एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, अगर हम ऐसा बोले कि रिलेटिव एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, रिलेटिव एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, है ना? तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स यूज कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स का मतलब हो जाएगा, हम लिख लेंगे फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी प्लस रिलेटिव एक्सेलेरेशन इनटू टाइम, है ना? जैसे आप इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगा रहे थे, वाई एक्सिस के लॉन्ग लगा रहे थे, ऐसे ही आप कंप्लीट रिलेटिव के टर्म्स में लगा सकते हैं। अगर रिलेटिव एक्सेलेरेशन किसी केस में कांस्टेंट है तो वी कैन यूज वी आर इज इक्वल टू यू आर प्लस ए आर इनटू क्या हो जाएगा टी। यहां ले सकते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ऐसा इज इक्वल टू हो जाएगा सर आपका यू आर इनटू टी, है ना, प्लस हाफ ए आर इनटू टी स्क्वायर, है ना? हाफ ए आर इनटू क्या हो जाएगा सर आपका टी स्क्वायर। वही चीज है कि जैसे आप इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स नॉर्मल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग लगाते थे, उसको आप रिलेटिव में भी यूज कर सकते हैं, भाई सब चीजें रिलेटिव यूज करते हैं। और रिलेटिव निकालेंगे कैसे? इस फॉर्म में से v21 का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, a21 का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा फर्स्ट, है ना? किस तरह से हम इसको क्या करेंगे डिफाइन, कि a21 का हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा फर्स्ट, है ना? अगर ये चीज कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो हम सीधे रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये तो जस्ट मैंने 3D में बताया, वेक्टर प्लेन या 3D में वेक्टर कैसे भी ओरिएंट, इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के वेक्टर लॉ यूज करके हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली केस में क्या होता है कि जब स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन होता है, जैसे इस केस में मैंने शो किया, है ना, कि वो तो जस्ट एक जनरल चीज आ गई, जब स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन होता है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, कि भाई स्ट्रेट लाइन इन जनरल भी, कि भाई जब हम बोलते हैं कि सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों माइनस होंगे, और अगर अपोजिट में होंगे तो रिलेटिव मोशन में क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ये सिंपल सा हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर किसी में एक दूसरे की तरफ की अप्रोच करते हैं, वन यहाँ पे है, टू यहाँ पे है, और ये एक दूसरे की तरफ अगर अप्रोच करना है ना, और अगर मैं बोलूंगा कि इसकी वेलोसिटी अगर v1 है और इसकी v2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द v1, तो v12 आप लिखोगे तो वैसे ही, दैट इज द v1 माइनस v2, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2, लेकिन v1 माइनस ऑफ माइनस v2, है ना, क्योंकि इसको अगर आप पॉजिटिव लोगे तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव, तो एक्चुअली में प्लस हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा। वही हम बोलते हैं कि जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो दोनों की वेलोसिटी माइनस करके रिलेटिव वेलोसिटी आती है। जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इस तरह से अगर सेम डायरेक्शन में दोनों जाती हैं, ये v1 से इधर और ये v2 से इधर, है ना, तो इस केस में अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते तो हम लिख देते हैं v1 माइनस v2, है ना, v1 से v2 हम क्या कर देते हैं माइनस, अभी भी फॉर्मूला तो हम वही यूज कर रहे हैं, लेकिन चूंकि v2 नेगेटिव इसलिए v1 प्लस v2, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी में माइनस हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हो जाएगा सबसे आपको प्लस। इन जनरल अगर कोई प्लेन या 3D मोशन हो रहा है तो जस्ट हम ट्रायंगल लॉ यूज, रिलेटिव मोशन के लिए हम क्या यूज करेंगे सभी आपका ट्रायंगल, और एक बार रिलेटिव चीजें निकाल ली आपने तो वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स। तो ये रिलेटिव मोशन की क्या होती है सभी आपकी बेसिक्स होती है। आप बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, यूनिफॉर्म रिलेटिव एक्सेलेरेशन मतलब उसमें टाइम नहीं आना चाहिए, यूनिफॉर्म रिलेटिव एक्सेलेरेशन मतलब कोई टाइम का फंक्शन नहीं।
अगर इंडिविजुअल एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है ना तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट है। अगर इंडिविजुअल एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन भी क्या होगा बेसिकली आपका कांस्टेंट। हाँ, हम सिर्फ इक्वेशन ये तभी यूज कर सकते हैं when relative acceleration is constant, otherwise हम इसको नहीं लिख सकते। हम इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स को तभी यूज करेंगे जब रिलेटिव एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। क्या है, लेकिन एक बड़ी सिंपल सी चीज है, एक वन लाइन का स्टेटमेंट होता है, अगर आप उसको याद रखो ना तो रिलेटिव मोशन आपके लिए बहुत आसान सी चीज होती है ना। रिलेटिव मोशन में और भी कई चीजें होती है, लेकिन जो सिंपल इसका कंसेप्ट है रिलेटिव मोशन का, वो सिंपल सा एक लाइन है ना। अगर आप एक लाइन याद रखो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कि उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि हम इजीली उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसको मैं ये लिखता हूँ इस तरह से, उसे एक स्टेटमेंट है, इफ वी टेक राइट relative motion of one body with respect to another moving body, with respect to another body, then another body right becomes stationary, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि if we take the relative motion of one body with respect to the other body, then other body becomes stationary, है ना। तो रिलेटिव मोशन का मतलब वही तो है कि अगर दोनों चीजें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो मूव कर रही है, लेकिन अगर मैंने एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की मोशन ले लिया तो जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं वो रेस्ट पे आ जाएगा। वैसे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों मूव कर रही होंगी। सर एक बार डिक्टेट कर दीजिए ये वाली स्टेटमेंट। आगे मैं बताऊं कि भाई सिंपल सा ये होता है, इफ वी टेक रिलेटिव मोशन ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, है ना, देन अदर बॉडी बिकम्स स्टेशनरी। जस्ट ये स्टेटमेंट, अगर हम एक के रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में ले लें तो दूसरी बॉडी क्या हो जाती है, जैसे कि आपकी स्टेशन, कि भाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रही है, लेकिन एक के की अगर रिलेटिव मोशन में दूसरे के रिस्पेक्ट में ले लूं तो जिसके रिस्पेक्ट में हम लेते हैं वो क्या हो जाती है, जैसे कि आपकी रेस्ट पे रहती है। एज फॉर एग्जांपल इसमें ऐसा बोलता हूं कि मैंने स्टेटमेंट है ना, कि मैंने बोला कि भाई एक कोई फर्स्ट बॉडी है, ये किसी v1 से मूव कर, और ये कोई सेकंड बॉडी है, ये किसी v2 से मूव, है ना। दोनों में एक्सेलेरेशन भी लग रहा है, इसके ऊपर एक्सेलेरेशन लग रहा है सपोज आपका a1, इसके ऊपर एक्सेलेरेशन लग रहा है a2, है ना। भाई दोनों चीजें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अगर ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है उसको ये दोनों मूव करते हुए दिखे, है ना, कि ग्राउंड के फ्रेम में अगर देखा जाए तो दोनों क्या है, मूविंग बॉडी। लेकिन मैंने बोला है कि अगर एक की बॉडी हम दूसरे के मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में ले लें, कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा ले लूं कि मैं यहाँ पे एनालाइज कर लूं, अगर मोशन ऑफ सेकंड बॉडी, मोशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, है ना, कि अगर मोशन ऑफ सेकंड ले लूं मैं फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो जो आपका सेकंड बॉडी होगी, है ना, कि भाई सॉरी मोशन ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, मोशन ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो जो सेकंड बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी स्टेशनरी, है ना, कि सेकंड बॉडी क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी स्टेशनरी। इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी मुझे इसके रिस्पेक्ट में लेनी है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी रिलेटिव हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी v1 माइनस v2, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट, मतलब आपको v12 निकालना है, v12 की वैल्यू v1 माइनस v2, है ना, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 v1 माइनस v2, तो इसको मैंने v1 माइनस v2 ले लिया, एक्सेलेरेशन भी ले लूंगा, तो एक्सेलेरेशन आपका हो गया a1 माइनस a, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जैसे मैंने अगर इसका मोशन इसमें ले लिया तो जो सेकंड बॉडी है इसको हम क्या मान लेंगे, जैसे कि आपका रेस्ट, है ना, जो सेकंड बॉडी है वो क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी स्टेशनरी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इफ वी टेक द रिलेटिव मोशन ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर, देन अदर बॉडी बिकम्स स्टेशनरी, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जा रही हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। इसमें हम ऐसा ले सकते थे कि भाई ग्राउंड के फ्रेम में ये आपका v1 से इधर जा रहा है और सेकंड आपका हो सकता है कि इसके तरफ आ रहा हो,
दोनों में एक्सलेशन की डायरेक्शन सपोज सेम है, A1 एंड A2। तो एक्चुअली में ये वाला एक्सलेट हो रहा होगा और ये वाला रिटार्ड हो रहा होगा, है ना। तो वही चीज है कि ये तो आपका है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मोशन, आप इसको अलग अलग लिख लो ऐसे। ये जो मोशन है ये आपका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसा मोशन है ना। और ये जो मोशन हमने लिया है इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया है रिलेटिव, है ना। मोशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, वैसे ये मोशन भी जो है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, रेस्ट पे क्यों हो जाएगा मतलब? रेस्ट पे क्योंकि उसकी वेलोसिटी हमने इसमें ले ली ना, उसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं वो तो रेस्ट पे ही आ गया, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो थी मैंने इसमें ले ली है, इसलिए तो रेस्ट पे करती है। भाई इसकी वेलोसिटी इसको लगेगा कि रेस्ट पे ही है, तो इसकी वेलोसिटी हमने इसमें इंक्लूड कर दी। रिलेटिव का मतलब ही होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं वो उसको हम ऐसा किसमें मान लेते हैं कि आपके स्टेशन, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, वो इटसेल्फ मूव नहीं कर रहा। ये आपका हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपका हो गया रिलेटिव। जैसे ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इसको अगर मुझे रिलेटिव में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बेसिकली आपका रिलेटिव में, ठीक हो जाएगा। v1 एंड v2 अपोजिट है, तो जो 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में होगी वो v1 प्लस v2 होगी, लेकिन a1 और a2 सेम डायरेक्शन में, जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका v1 माइनस, और इस सेकंड को हम क्या ले लेंगे, बेसिकली आपका है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है ग्राउंड को रिलेटिव में कन्वर्ट, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों मूविंग है, लेकिन रिलेटिव में जिसकी हम रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, जिसके आपका जिसकी हम रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में मान लेते हैं वो क्या हो जाता है, जिसके आपकी स्टेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को ये वन लाइन का करना है ना। ये स्टेटमेंट अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे आपके वन लाइनर होंगे कि किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि रिस्पेक्ट तो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप किसी के रिस्पेक्ट में चीजें क्या होती हैं, जैसे कि आपकी चेंज होती है ना। जैसे कि मैंने अगर आपसे ऐसा बोला कि यहाँ पे हम एक सिचुएशन लेते हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि भाई रिलेटिव का मतलब ही है कि एक के मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में ले। मैं जस्ट ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे कोई बॉय है ना, देयर इज अ बॉय, है ना, ये आपका मूव कर रहा है सपोज किसी 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। यहाँ पे कोई मैन है ना, मैन इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, इसमें कोई एक्सेशन वगैरह नहीं है ना। और यहाँ पे एक ट्री है ना, ट्री आपका स्टेशनरी है ना, ट्री बेसिकली क्या है, बेसिकली आपकी स्टेशन है ना। और यहाँ पे एक बर्ड है, देयर इज अ बर्ड, है ना, जो कि इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37। तो बहुत सारे 3-4 चीजें मैंने बताई कि बॉय ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है, मैन 2 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रहा है, ट्री स्टेशनरी है और बर्ड किसी एंगल पे 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब वही चीज है ना कि आप मोशन, ये सारा मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो रहा है, ये जो सारा मोशन है वो किसके रिस्पेक्ट में, जैसे कि आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय क्या होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो आप लिखोगे vt माइनस vp, -4 मीटर पर सेकंड। हाँ vt माइनस vp, ट्री तो रेस्ट पे है और वेलोसिटी ऑफ बॉय आपका 4 है, तो इसकी जो वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय होगी वो -4 मीटर पर, है ना। माइनस का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय जो है वो लेफ्टवर्ड जा रही होगी 4 मीटर पर सेकंड, इसके रिस्पेक्ट में किस तरफ जा रहा होगा, बेसिकली आपका पीछे कितना, ये आपका क्या वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, तो आप सेम फॉर्मूला तो वही यूज करोगे, -2 मीटर माइनस वीवी, है ना। vm माइनस वीवी आपको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, तो आप जो 6 वेलोसिटी ऑफ मीटर मैन ये -2 हो जाए, अभी लेफ्टवर्ड है ना, माइनस हो जाएगा,
और वेलोसिटी ऑफ मैन भी वेलोसिटी ऑफ बॉय तो आपका 4 है, ये -6 मीटर पर सेकंड। -6 मीटर। तो ये चीज ध्यान रखना इसमें कि वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय, वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, तो -4 मतलब लेफ्ट वर्ड जाता होगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बॉय -2 -4 -6 आ जाएगा, मतलब इसको अपनी तरफ ये 6 से आता होगा। तो अगर इसकी स्पीड में 6 ले लूं फिर तो रेस्ट पे आ गया, इसके रिस्पेक्ट में ही तो वेलोसिटी आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बॉय, हां कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो अब ये 2D मोशन है, तो 5 cos 45 आपका हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड और ये आपका हो जाएगा 3 मीटर। तो जब आप ये लिखोगे तो साइन के साथ लिखो, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं क्योंकि 2D आ गया, स्ट्रेट लाइन में तो सीधे एनालाइज कर लेते हैं, 2D आ गया तो थोड़ा सा वेक्टराइज करते हैं, तो ये 4 है, तो ये आपका हो जाएगा 4i प्लस 3j माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना आ जाएगा, इसलिए आपका 4i, तो आप देखो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, तो आपका आ गया 3j का, 3j क्या 3 मीटर पर सेकंड से ये ऊपर जाता हुआ, क्या इसको दिखेगा वो इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड के एस्पेक्ट में तो ऐसे मोशन हो रहा है, तो इसको क्या दिखेगा 3 4 से लेफ्ट वर्ड जाता माइनस, इसको क्या दिखेगा ये मेरी तरफ 6 है, इसको बर्ड क्या दिखेगी कि हॉरिजॉन्टल मूविंग नहीं कर रही बल्कि सीधे ऊपर जा रही है, वो इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि ये भी 4 से जा रहा था, ये भी 4 से जा रहा था, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो इसको क्या दिखेगा 3 मीटर पर सेकंड से किस तरह मूव कर रहा है, इसके आपको अपवर्ड। वही बात है कि मोशन में स्टार्टिंग में हम बोलते हैं कि मोशन कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है ना, मोशन हमेशा जो टर्म होता है कौन सा टर्म होता है, रिलेटिव टर्म है ना, कि भाई किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसा मोशन, लेकिन इस बॉय के रिस्पेक्ट में सारे मोशन है ना, किस बॉय को ये बर्ड दिखेगी कि 3 मीटर पर सेकंड से किस तरफ जा रही है, वही चीज है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये मोशन है, लेकिन ये 1 2 क्या ऑब्जर्व करे, 2 को ऐसा लगेगा कि मेरी तरफ ही आ रहा है कितने से, ये 2 क्या ऑब्जर्व करेगा मेरी तरफ आ रहा है, तो ये 2 के रिस्पेक्ट में मोशन, तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो रेस्ट पे है, उसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें क्या करती है आपकी मूव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम एक की रिलेटिव मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में लेंगे तो जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं उसको हम क्या मान लेंगे, जैसे कि आपका स्टेशन, इस एक लाइन से बहुत सारी चीजें क्या होती है सिंपलीफाई होती है, उसके बाद डिस्कस करते हैं। वी कैन यूज गर्भगृह, मैंने लिखा नहीं है, थर्ड इक्वेशन हम मोशन भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो कि भाई दोनों बॉडी वैसे तो मूव कर ही रही है, हम तो रिलेटिव में बोल रहे हैं कि 2 रेस्ट पे है, वो जस्ट एक समझने के लिए है कि सेकंड को हम क्या मान रहे हैं, वैसे कि आपका रेस्ट पे, वैसे तो सब चीजें मूव करेंगी भाई, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मूव कर ही रही है, जब रिलेटिव लेंगे तो उसको रेस्ट करेंगे, जब रिलेटिव लेंगे तो उसको हम क्या लेंगे, इसलिए आपका रेस्ट, तो इससे काफी चीजें जो आपकी होती है वो सिंप्लीफाई हो, अगर एक की वेलोसिटी आपने दूसरे के रिस्पेक्ट में ले ली तो जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं वो रेस्ट पे नहीं, तो कुछ मैं यहाँ पे कुछ कंसेप्चुअल चीजें आपको बताता हूँ यहाँ, क्या ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं, जो ये आपने पढ़ लिया, इसके बाद तो नेक्स्ट चीज है आपकी, है ना, ये जो नेक्स्ट चीज हम इसमें डिस्कस करते हैं देखो सिंपल सिचुएशन है, रिलेटिव मोशन हम कैसे यूज करेंगे, आप ध्यान रखना कि मैं इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट एज ए कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एग्जांपल है ना, कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं खुद ही सॉल्व करूंगा, बहुत छोटे क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करना। जैसे मैंने बोला एक कोई सिचुएशन भाई, एक कोई बॉडी है ना, बॉडी 1, इसकी वेलोसिटी जो है इस तरफ है 10 मीटर पर सेकंड, और एक कोई बॉडी 2 है,
यहाँ पे कोई बॉडी 2 है, इसकी इस तरफ वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड, दोनों में एक एक्सेलेरेशन लग रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 30 मीटर, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो सकती है आपका 30 मीटर। ठीक है सिचुएशन है कि भाई t इक्वल टू 0 पे आपने किसी बॉडी को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे देखा, ये सारा जो मोशन है किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब तक कोई चीज मेंशन नहीं है मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट है तो ये रिटार्ड हो रहा होगा, इसमें सेम डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट हो रहा है। अब इसमें ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन कि कितने टाइम बाद दोनों कोलाइड कर रहे हैं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को ना अब देखते हैं, इसका आंसर दे दो कि टाइम ऑफ कोलिजन इस केस में जो होगा वो 2 सेकंड, कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो कोलाइड कर सकते हैं, तो जो टाइम ऑफ कोलिजन होगा वो 2 सेकंड है ना। मैंने 1 मिनट में इसका आंसर दे दिया कि भाई कितने टाइम बाद दोनों कोलाइड करेंगे, 2 सेकंड। कैसे करेंगे, अब देखो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मैं इसको रिलेटिव मोशन में कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर रिलेटिव लेता हूँ, तो मैं रिलेटिव जब लूंगा तो इसकी वेलोसिटी मैं इसके रिस्पेक्ट में ले लूँ, तो आपको पता है ये जो वेलोसिटी होगी 10 इधर है 5 इधर है, तो ये 10 + 5 15 मीटर पर सेकंड। आप देखो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है और सेम डायरेक्शन में, तो इस केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया, और देखो वेलोसिटी अपोजिट थी तो प्लस हो गई, एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों माइनस हो गए, रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो गई, मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, इस केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 0। और अगर मैंने इसकी 1 की रिलेटिव वेलोसिटी ले ली तो 2 सेकंड जो होगा वो तो वही रेस्ट कर जाएगा, हम उसको मान लेंगे तो ये स्टेशनरी, और ये डिस्टेंस आपको दी हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वैसे तो ये बीच में कहीं पे कोलाइड करेंगे, लेकिन आपने रिलेटिव डायग्राम में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो रिलेटिव वेलोसिटी 15 हो गई, एक्सेलरेशन कोई है ही नहीं, तो कितने टाइम बाद कोलाइड होगा, अगर आपको ये निकालना है, ये डिस्टेंस आपकी 30 मीटर, तो टाइम की वैल्यू आपकी डिस्टेंस पर रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 15 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी 2 सेकंड, दोनों से 2 सेकंड के बाद दोनों कोलाइड करते हैं। तो यहां से यहां में आना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी इस तरह से दो बॉडी की जब बातें हो तो हमेशा हम सिंपल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डायग्राम को रिलेटिव में कन्वर्ट, जैसे रिलेटिव में करंट कन्वर्ट करेंगे दूसरे को हम रास्ते में, तो जाके इससे कोलाइड कर जाएगा, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो डिस्टेंस 5 वेलोसिटी टाइम हो जाएगी, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में कोलाइड कर देंगे। तो एग्जांपल 1 का जस्ट फर्स्ट पार्ट है ना, ऐसे सेकंड पार्ट पे जाते हैं है ना, अगर मैं सेकंड पार्ट पे ऐसे आऊं कि सेकंड पार्ट में हम ऐसा बोल सकते हैं एग्जांपल 2, हाँ सॉरी एग्जांपल 1 का ही सेकंड पार्ट, कि भाई ये कोई सपोज कोई बोर्ड है या प्लैंक, इसके ऊपर एक कोई ब्लॉक है, हाँ दोनों मूव कर रहे हैं, ब्लॉक मूव कर रहा है किसी यू से, और ये नीचे जो बोर्ड है वो मूव कर रहा है किसी बी से, ये डिस्टेंस इसकी है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मोशन है, वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं दिया तो ग्राउंड पर्सपेक्टिव है ना, और ये दिया हुआ है कि u इज ग्रेटर देन v, तो अगर u v से ज्यादा होगा तो इसके रिस्पेक्ट में आगे ज्यादा जाएगा, कितने टाइम के बाद ड्रॉप हो जाएगा, है ना, अगर आपसे पूछा गया कि टाइम आफ्टर विच ब्लॉक ड्रॉप, भाई कितने टाइम बाद ये ड्रॉप हो जाएगा, टाइम आप निकाल लोगे, आप इसी को रिलेटिव में कन्वर्ट कर लो, भाई इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में ले लूंगा, ये वेलोसिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी u माइनस v, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, है ना, तो जो टाइम की वैल्यू होगी वो आपकी l बाई u माइनस v, क्योंकि जैसे आपने इसकी u माइनस v ले ली, प्लैंक तो मूव नहीं करेगा, तो उसका मोशन तो आपने इसमें ले लिया, तो टाइम की वैल्यू l बाई,
तो जब भी हम एक का रिलेटिव मोशन दूसरे रेस्पेक्ट में लेते हैं, दूसरे को हम रेस्ट में, तो कितने टाइम के बाद ये ब्लॉक ड्रॉप हो जाएगा बोर्ड से, एल बाई क्या हो जाएगा, टी माइनस। हाँ, ऐसे मैं इसका थर्ड पार्ट ले लेता हूँ, 10 में छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। इस ग्राउंड से आपने किसी दो स्टोन को साइमल्टेनियसली थ्रो किया, वन एंड टू, एक ही लाइन के, एक को 10 मीटर पर सेकंड से और एक को 5 मीटर पर सेकंड, है ना। एक ही लाइन के अलॉन्ग आपने थ्रो किया, एक को इनिशियल 10 से, दूसरे को 5 से, है ना। आपसे मुझे रहेगा कि फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन दैट, separation between them after 2 seconds, है ना। 2 सेकंड के बाद दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाएगा कितना, मैं सीधे लिख दूंगा 10 मीटर। सेकंड थॉट में नहीं आएगा, मैं 10 मीटर सेपरेशन हो जाएगा। अगर एक को आप 10 से थ्रो करो, एक को 5 से थ्रो करो, तो आपको ये नहीं निकालना है कि भाई 2 सेकंड बाद ये कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे होगा, कुछ नहीं करना आपको, सीधे आंसर भाई सेपरेशन बिटवीन द टाइम आफ्टर 2 सेकंड्स जो होगा वो सिंपल आपका 10 मीटर, है ना। मैंने क्या किया, रिलेटिव मोशन यूज कर लिया, है ना। मैंने जस्ट आपसे ये बोला, आप मतलब रेस्ट वाला कंसेप्ट नहीं भी यूज करो तो बिना उसके भी आप ऐसा सोच सकते हो, तो रेस्ट वाला ठीक है। अगर आप रेस्ट वाला कंसेप्ट नहीं भी यूज करो तो मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स यूज करूँ थर्ड क्वेश्चन में, ऐसा मैं लिखूंगा ऐसा इज इक्वल टू URT प्लस हाफ AR इंटू टी। सारी चीजें हम इसमें यूज करेंगे प्लेट। तो ऐसा है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो तो आपको निकालना है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, एक 10 है और दूसरा 5 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 10 माइनस 5। टाइम कितना है, 2 सेकंड। व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन, इन दिस केस रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, 0. 0 AR की वैल्यू 0। ये तो फायदा है रिलेटिव का, फ्री फॉल में तो AR हमेशा 0, क्योंकि जब भी दोनों एयर में होंगे दोनों में G तो लगेगा और दोनों में G डाउनवर्ड लगेगा। तो फ्री फॉल के केस में AR इज ऑलवेज 0। जब भी फ्री फॉल होगा तो फ्री फॉल में AR की वैल्यू हो जाएगी G माइनस, और ये 0 हो गया, हाँ दोनों में G तो लग रहा होगा, तो G माइनस G क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर क्वेश्चन में ये तो मेंशन नहीं था कि मतलब किसके रिस्पेक्ट में 1 रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप कोई भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 2 के रिस्पेक्ट में 1 लोगे तो भी आंसर वही है, उससे तो फर्क है ना। दोनों के बीच का सेपरेशन आपको निकालना है, रिलेटिव सेपरेशन। तो जो आंसर होगा ये आपका रिलेटिव सेपरेशन होगा या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वो आपका हो जाएगा आपका 10 मीटर होगा, हाँ मतलब 10 मीटर वाला ज्यादा हाइट पे होगा, 5 मीटर वाला कम हाइट पे होगा। 2 सेकंड के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, देखिए आपका 10। तो सीधे आपको ये यूज करना है, सारा रिलेटिव यूज करके जब भी दो बॉडी इन्वॉल्व हो, है ना, सिंगल बॉडी के लिए नहीं, जब भी दो बॉडी इन्वॉल्व होंगी तभी रिलेटिव का कंसेप्ट, और रिलेटिव के कंसेप्ट को हम इस तरह से क्या कर लेंगे, यूज। सर ये सेकंड क्वेश्चन में जो सेकंड ब्लॉक वाला क्वेश्चन है उसमें आफ्टर टाइम टी वो एच पे पहुंच जाएगा ना, इतना L बाय U माइनस V पे। हाँ एच पे पहुंच जाएगा। हाँ मतलब नॉर्मली ये बॉडी जो लेते हैं ना पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, मतलब एच पे पहुंच गया मतलब ड्रॉप पे, है ना। ये मतलब साइज को स्पेसिफाइड बहुत बड़ा फिजिक्स मतलब आगे कभी भी कोई ऐसा सर टेक्निकली तो उसका जो उसका पीछे वाला पार्ट है वो पहुंचेगा एच पे, तो गिर जाएगा फिर तो। हाँ फिर बिल्कुल सही है भाई, टेक्निकली देखा जाए तो ये वाला पार्ट यहाँ एच पे पहुंच जाएगा, एल डिस्टेंस का तो नॉर्मली गिर जाएगा, लेकिन क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है, हम तो पार्टिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं ना अभी तो हम कोई फाइनाइट रिजिड बॉडी लेंगे तो नॉर्मली ये गिर जाएगा ना, ब्लॉक का साइज बहुत छोटा। सर ये टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज करके कराए वो। बस बिल्कुल सही है, टाइम इक्वल टू भाई जब एक्सेलेरेशन नहीं है भाई, किसी भी केस में अगर कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होती है। तो एक्सेलेरेशन होगा तब तो हाफ AT स्क्वायर वाला टर्म आएगा,
जैसे आप ये चीज यूज कर रहे हो, फॉर्मूला तो एक पूरा होता है, लेकिन रिलेटिव एक्सटेंशन अगर जीरो है, रिलेटिव एक्सटेंशन है ही नहीं, फिर तो टाइम इज इक्वल टू एस आर बाई यू आर ही हो जाएगा। यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला ये लिख सकते हो, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव, अपॉन हम क्या ले लेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए यूजफुल चीज है। तो एक के रिस्पेक्ट में अगर दूसरे का मोशन हम ले रहे हैं तो दूसरे को हम क्या मान लेंगे, बेसिकली आपका रेस्ट, है ना। हाँ, एक्सलेशन सेम था, जो फर्स्ट पार्ट में एक्सलेशन की वैल्यू सेम ही थी, एक्सलेशन की वैल्यू क्या थी बेसिकली आपकी सेम। हाँ, कोई नहीं बेटा, आप देख लेना, उसमें बता दूंगा ये आपका गेस। सर ये जो सेकंड पार्ट है उसमें ब्लॉक पीछे गिरेगा या आगे गिरेगा बोर्ड? आगे गिरेगा, यू की वैल्यू v से ज्यादा है, तो v की स्पीड कम है, u की ज्यादा है, तो उसके रिस्पेक्ट में आगे जाता जाएगा, एक टाइम के बाद आगे से ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, इसलिए तो मैंने ले लिया u माइनस v, टाइम की वैल्यू l बाई u माइनस v, आगे ड्रॉप, u की वैल्यू v से क्या है कि आपकी ज्यादा है, तो ये हमें करें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको हम एज इट इज क्या करेंगे, इसलिए आपका यूज करेंगे, है ना, कि एज इट इज इस कांसेप्ट को हम क्या करेंगे, इसलिए आपका यूज, तो ये आपका है ना। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वैसे कई स्टूडेंट इसको जानते हैं, इट्स वेरी फेमस क्वेश्चन। एज एग्जांपल 2, देखो ये कोई टावर है, दिस इज द टावर, और एक यहाँ पे कोई दूसरा टावर, जैसे 2 टावर, इस टावर की जो हाइट है ना, दिस इज सपोज 20 मीटर, और ये जो टावर है इसकी हाइट जो होती है वो 30 मीटर, है ना। इसके बीच का सेपरेशन कितना है, d, इसके बीच का सेपरेशन कितना है, इसलिए आपका d 30 20। यहां से हमने किसी फर्स्ट स्टोन को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल 10 मीटर पर सेकंड, और सेम टाइम पे यहां से आपने एक सेकंड स्टोन को प्रोजेक्ट किया किसी 60 डिग्री के अंदर, हाँ भाई, आपने इसको भी 10 से प्रोजेक्ट किया 60 डिग्री के अंदर। तो आपको पता है, वैसे देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों का मोशन कैसा होगा, ये भी एक पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करेगा और ये भी एक पैराबोलिक पाथ ट्रेवल, दोनों का मास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल, है ना। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया आपने, है ना। तो इस क्वेश्चन में जस्ट ये पूछा जाता है कि अगर ये दोनों पार्टिकल एयर में कोलाइड कर रहे हैं, वन एंड, हाँ, अगर ये कोलाइड कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं कि कोलाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर ये कोलाइड कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है इफ पार्टिकल्स कोलाइड इन एयर, अगर ये कोलाइड कर रहे हैं एयर में, देन फाइंड आउट टाइम ऑफ कोलिजन, कितने देर बाद कोलाइड करेंगे, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स, बिटवीन टावर डी, हाँ तो भाई ये दोनों कोलाइड अगर कर रहे हैं तो कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे और कितना डिस्टेंस होगा ताकि पक्का ये कोलाइड करेंगे, है ना। डिस्टेंस भी आपको निकालना, दोनों चीज आपको निकालनी है, टाइम ऑफ कोलिजन कितना होगा और डी, काफी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। फ्री फॉल में बेटा एक्सलेशन जीरो नहीं हुआ, रिलेटिव एक्सलेशन जीरो, क्योंकि दोनों में जी लग रहा था ना, तो जी माइनस जी जीरो हो गया, एक्सलेशन जीरो नहीं हुआ। फ्री फॉल में रिलेटिव एक्सलेशन जीरो, एक्सलेशन तो जीरो हो ही नहीं सकता ना।
ये आपका मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मोशन जो है ये विद रिस्पेक्ट टू क्या हो सकती है आपका ग्राउंड। Then find out time of collision and distance between the tower. कितना डिस्टेंस होगा ताकि कोलाइड नहीं भी कर सकते, तो डिस्टेंस बिटवीन द टावर डी। अगर डिस्टेंस ज्यादा होता तो पहले गिर जाते हैं ना, ये कम होगा तो क्रॉस कर सकते हैं। एक डी एग्जैक्ट पे ही कोलाइड करेगा। हाँ सही है, सही है, एक भेज रहा हूँ। आप बिना रिलेटिव के इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्योंकि मैंने पहले इसलिए नहीं करवाया था इसे, नहीं तो रिलेटिव से बड़ा आसान क्वेश्चन। रिलेटिव में तो सब क्वेश्चन एक लाइन के होते हैं, अगर आपको रिलेटिव ठीक से आता है तो एक लाइन में न्यूमेरिकल सॉल्व होता है।
ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। काफी लोगों के ठीक आंसर आ गए वैसे तो। अब मेरे पास सारे आंसर गायब हो गए एक्चुअली, बीच में थोड़ा सा मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। काफी लोगों ने सही आंसर दिया, ठीक है ना। आई विल एक्सप्लेन। सारा चैट गायब हो गया। चलो क्या करें, देखो क्या है कि इस क्वेश्चन को हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जैसे दिया हुआ है। फिर वो एडवर्सली नहीं कि जब भी दो चीजें इन्वॉल्व हो तो रिलेटिव यूज करते हैं। सिंगल होगा तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं। मैं यहाँ पे आप ध्यान रखना क्या करूंगा, मोशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, है ना। कि मैं क्या लूंगा, आप एकदम ध्यान रखना, मोशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मैं सेकंड का मोशन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कैसा होगा वो आप लोग, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा। इसी डायग्राम को हम बोलेंगे रिलेटिव डायग्राम। वो डायग्राम तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वो एक्चुअली ऐसा हो रहा है ना। मोशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट हो तो आपको कैसा दिखेगा, है ना। मोशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का मतलब हो जाएगा कि ग्राउंड वाले आदमी अगर यहाँ कोई खड़ा है उसको तो ऐसे जाके टकराते हुए लग रहा है। एंड मोशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का मतलब हो जाएगा आप अगर फर्स्ट पे हो, फर्स्ट के साथ आप भी अगर ऐसे जा रहे हो तो आपको ये कैसा दिखे, वो होता है मोशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो मैं उसको एनालाइज करता हूँ। तो मैं और रिलेटेड डायग्राम जो बनाऊंगा ये टावर की है ना, और ये आपको हो जाएगा दूसरे टावर ऐसा। दोनों के बीच का सेपरेशन डी जो कि अननोन है वो भी आपको निकालना है ना। और फिर ध्यान दो इस वेलोसिटीज को आप रिजॉल्व करो तो 10 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये आपको हो जाएगा 10 cos 60 5 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा 10 sin 60 5√3 मीटर, है ना। अब देखो कि ये 5 से इधर, ये 10 से इधर, तो हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी तो 15 हो जाएगी। फर्स्ट यहाँ पे है और सेकंड की जो हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो 15 मीटर पर सेकंड। ये 5 है, दूसरा 10 है, और इसकी वर्टिकल रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो 5√3 है, क्योंकि इसका कोई वर्टिकल मोशन है ही नहीं। तो अगर वर्टिकल मोशन ही नहीं है तो वर्टिकल रिलेटिव वेलोसिटी और ग्राउंड वेलोसिटी सेम, हॉरिजॉन्टल दोनों में मोशन था, तो 10 और 5 ऐड हो गया, अपोजिट वाले 15। और फिर ध्यान दो जी, फ्री फॉल में तो हमेशा रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है। जब ये एयर में होगा तो इसके ऊपर भी जी लग रहा होगा, ये भी एयर में होगा तो इसके ऊपर भी क्या लग रहा होगा, जी लग रहा होगा। दोनों में जी डाउनवर्ड लग रहा है, तो इस केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी। कोई एक्सेलरेशन तो है ही नहीं इसमें रिलेटिव, तो हम बोलेंगे इसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है ना। मतलब और जैसे मैंने इसके रिलेटिव मोशन ले लिया फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट तो रेस्ट पे आ गया ना, तो अगर इसको सेकंड को फर्स्ट से कोलाइड करना है तो इसका मोशन सिंपल से ऐसा हो जाएगा, जाए कोलाइड कर जाएगा सर। तो यहाँ से एक चीज प्रूफ हो गई कि प्रोजेक्टाइल का वैसे मोशन पैराबोलिक होता है, लेकिन एक प्रोजेक्टाइल का दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन स्ट्रेट लाइन होता है। हम यहाँ पे लिख देंगे मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर, प्रोजेक्टाइल with respect to another, right, is a straight line, straight line, है ना। कि वैसे तो पैराबोलिक मोशन है, लेकिन एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में जो मोशन होगा वो कैसा होगा सके आपके स्ट्रेट, मतलब वन को अपनी तरफ ये, वन एक्चुअली में ऐसे जा रहा हो लेकिन वन को ऐसे जाते देखिए सीधे मेरी तरफ ये और सीधे आके मेरे से कनेक्ट कर जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। सिंपल आ गया, वह सीधे जाके कोलाइड कर जाएगा। तो टी टाइम की बात करता है, तो जब मैं टाइम निकालूंगा, देखो ये टाइम कुछ कुछ जब मैं टाइम लिखूंगा तो करंट में क्या लिख रहा हूँ, एस वाई बाई यू वी वाई या एस एक्स बाई वी एक्स सेपरेट करके, क्योंकि एक्सेशन नहीं है तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी तो टाइम होगा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाई वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी सारे रिलेटेड। तो इससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि अगर ये यहां से यहां पहुंच रहा है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इससे कितना हो गया, इतने तो होगा, और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10 मीटर, तो ये 10 मीटर। व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी, 5
अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये हो गया है ना, कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका ये हो जाएगा डी। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 15। ये इसका सॉल्यूशन है पूरे क्वेश्चन। थोड़ा सा स्किल आप यूज करोगे ना तो आप सीधे इसी को लिखोगे। आपको पता है जी का तो मतलब अब खत्म हो गया, तो जी माइनस जी तो जीरो हो चुका है। इसको मैंने 15 कर दिया, ये तो उतने रह जाएगा, तो सीधे जाके कोलाइड करेगा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाय वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज द इक्वल टू, यहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। और एक बार टाइम आ गया तो डी भी आ जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी 30/√3 मीटर या 10। बस ये सोल्यूशन। तो डायग्राम भी बनाना जरूरी नहीं है, आप सीधे इस चीज पर अपने पास, तो डायग्राम तो मैंने समझाने के लिए बनाया, फिर आपका आंसर होगा। तो टाइम भी आ गया और डी अगर इतना होगा तभी दोनों कोलाइड करेंगे, अगर इससे डी कम या ज्यादा हो गया कोलिजन नहीं होगा। अच्छा, 1 मिनट, वॉइस स्लो है क्या, मैं चेक करता हूँ, थोड़ा सा वॉइस बढ़ाते हैं। नहीं सर, वॉइस तो ठीक है। पता नहीं बेटा, कई बार बच्चे कम बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ से हेल्प नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वो अलग अलग कनेक्शन की वजह से होता है। और ईयरफोन यूज करो, अगर आपको लगता है कई बार वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, ईयरफोन यूज करना चाहिए। वो एक्चुअली मैं यहाँ से कंट्रोल नहीं करता हूँ, वो आपके एंड पे जो कनेक्शन की उसके थोड़ा सा आप चेक करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स वगैरह में तो वॉइस बहुत अच्छी आती है, मैं कुछ रोल चेक करता हूँ, थोड़ा टेस्ट कर देता हूँ तो सही जा रहा है, फिर भी कई कई प्रॉब्लम हो जाती है। जिसको लगे कि वॉइस स्लो है, करेक्शन में एरर है, रिकॉर्डिंग देखो तो आप आंसर तो ध्यान रखना ये चीजें, इसको सॉल्व। ये थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का मैंने आपको आइडिया दिया है ना, कि क्या बेसिक्स होते हैं रिलेटिव मोशन के। अभी तो बहुत पढ़ना है रिलेटिव मोशन में, लेकिन फिलहाल मैंने आइडिया दिया, ठीक है। देखो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट को मैंने इक्वल नहीं किया है, टाइम इक्वल किया है मैंने। टाइम तो सेम ही रहेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो निकालोगे आप, टाइम तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में जितना लगेगा उतना ही हॉरिजॉन्टल में लगेगा। जीरो पे आपने प्रोजेक्ट किया किसी की टाइम बात करें, तो टाइम तो मैंने इक्वल किया, हाँ। आप चाहते तो ये लेंथ ले लेते, इस डिस्टेंस को इसके लॉन्ग लॉसेस से डिवाइड कर तो भी आता, कोई भी टाइम तो हम निकाल सकते हैं, टाइम तो सेम ही होती है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम तो यूनिक होगा। तो टाइम इज इक्वल टू, चाहे हम इस फॉर्मूले से निकाले चाहे इस फॉर्मूले से, दोनों केस में टाइम इक्वल, टाइम इक्वल। एक्सक्यूज मी सर, आप बोलो बेटा। सर ये SY 10 मीटर कैसे लिया है? SY 10 मीटर कैसे लिया है? देखो, ये 220 मीटर था और ये 30 मीटर था, तो दोनों का डिफरेंस 10 मीटर ही तो यस सर। है ना। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जैसे ऐसे आ रहा है ना, ऐसे ही आ रहा है, तो इसने कुछ इसके अलाउंग डिस्टेंस कुछ अलग ट्रेवल किया, लेकिन वर्टिकली कितना नीचे आया है 10 मीटर। कितनी वर्टिकल वेलोसिटी है 550 टाइम में, हॉरिजॉन्टल कितना मूव किया भी, कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, इससे टाइम आ जाएगा, इस टाइम की वैल्यू को इसके इक्वल करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। सर ये d अपॉन -15 होना है, d अपॉन -15 क्यों नहीं? बेटा फिर d भी माइनस ले लो, बात एक ही है ना, लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट है तो वो नेगेटिव होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये -10 होगा तो ये -550 होगा। तो अगर साइन आप यूज कर रहे हो तो दोनों नेगेटिव यूज करेंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो तो अब आ जाएंगे, थोड़ा सा रिलेटिव लॉस की कमियां में ही छोड़ते हैं, सैटरडे में इसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल की कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं हायर लेवल, आई एम वेरी हैप्पी जब हायर लेवल क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, क्योंकि उससे से बहुत सारी चीजें निकल के आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि छोटे छोटे क्वेश्चंस सॉल्व करके ही कुछ हो रहा है,
और थोड़ा सा हमारा मॉडल मुश्किल है, ये इसका मॉडल जो है ना थोड़ा सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, उसमें घबराना नहीं, आपको सॉल्व करते रहना, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पेस के मॉडल जो है ना वो ग्रेडेड नहीं है, ऐसा नहीं कि टफनेस के ऑर्डर में कि पहला इजी होगा दूसरा टफ होगा फिर धीरे धीरे टफ करेगा, ऐसा नहीं है, हो सकता है पहला टफ हो लास्ट वाला इजी। आप सॉल्व करो, कोई अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, आगे की चीजें इजी है, वो ऑर्डर में नहीं है टेस्ट का, उसको आप सॉल्व करते रहें। चलो अब मैं थोड़े से प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस आपको देता हूं, है ना, उसको थोड़ा सा आप सॉल्व रेस्ट ऑफ द टाइम। You can go for this question. This is a passage type question. इसको solve करो जरा। It's a passage type question. आप अपने फॉर्मूला रेफर कर सकते हो, आपकी कॉपी में अगर फॉर्मूला है तो उसको आप रेफर कर सकते हो।
फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन के फॉर्म। यू हैव टू यूज द डाउनवर्ड प्रोजेक्शन फॉर्म। हाँ, कुछ आंसर आया मेरे पास। सोहम का आंसर आया है। हाँ, सोहम आपके सही ऑप्शन है दोनों। फर्स्ट एंड सेकंड का ऑप्शन सही है। यथार्थ आपका भी सही है। अनिरुद्ध, थर्ड का, सेकंड का तो सही बता रहे हो आप, थर्ड का पता नहीं। थर्ड का भी मैं चेक करता हूँ। ठीक है, अनिरुद्ध आपका आंसर सही है। थर्ड का भी आंसर सही है। ठीक बताइए। हाँ, आदित्य सही, आपका आंसर फर्स्ट है। पैसेज टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। एक बार जे एडवांस है ना, पैसेज भी आदित्य सेकंड का आंसर सही नहीं आ रहा है। आरुषि सेकंड का आंसर, हाँ सही है आपका आरुषि। हाँ, आप सही है आदित्य, आपका सही आंसर। आरुषि आपका सेकंड का आंसर सही सही है। जो आसान लगे पहले रखो। हर कंप्रेशन के हर पार्ट के आंसर सेपरेट होता है। सबका 4 मार्क्स होता है। जो आता है वो कर लेते हैं पहले, है ना। सही है वानी,
वानी सही है आपका, दोनों पार्ट सही है जो आपने दे सही है। ठीक है, काफी लोगों के सही आंसर है ना। आई विल जस्ट इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। है ना, मैं जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ, सही है। जिसको नहीं भी आ रहा वो जान जाएगा, बस इसके थोड़ा सा फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो सही होगा आपका। और उसी फर्स्ट पार्ट सही नहीं आ रहा बेटा, बाकी मैं देख लेता हूँ। डच सही है आपका आंसर थर्ड का। सेकंड तो आपका सही है, थर्ड सही नहीं आ रहा। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं है। आपने उस दिन मैंने फॉर्मूला बता दिया था कि भाई डाउनवर्ड प्रोजेक्शन में अगर हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा है और इंक्लाइंड प्लेन का अगर एंगल अल्फा है, दो फॉर्मूले तो हम जानते ही हैं, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ये रेंज होता है। फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया था, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ये क्या होता है, ये आपका रेंज। अब देखो इसमें आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया ना, और थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है, मतलब इस केस में अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और जो थीटा है वो 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल तो थीटा होता है। अगर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि आपका 0 है। बस फॉर्मूला पुट कर दो, यहाँ से 2 इंटू यू तो 5 है, इंटू साइन 37 बाई जी 10 हो जाएगा, इंटू कॉस 30, है ना। तो आपको कहा कि ये 10 और 10 तो कैंसिल हो गए, और साइन 37 बाई कॉस 37 tan 37 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर 3/4 से। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो 3/4 से, है ना। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग फॉर्मलाइज सिचुएशन के लिए दोनों ऐसे आप रेंज में निकाल लो। तो रेंज में आपका मेरे ख्याल से कुछ 25 पूरा टर्म सही आ जाएगा। जो आपका रेंज है फॉर्मूला पुट करोगे ना 75/16 भी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में 3/5 ये आपका आ जाएगा 75/16, है ना। अब मुझे निकालना है स्पीड कितना होगा, कि यहाँ पे जब ये स्ट्राइक करेगा तो ये कितनी स्पीड से करेगा। मैं इसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स, मैं इसके लिए क्या यूज कर लेता हूँ कि आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, है ना। या आप थर्ड आप खुद से सॉल्व कर लो, थर्ड काफी ने सॉल्व किया है, फर्स्ट दो पार्ट मैंने बना दिया है, थर्ड आप खुद से सॉल्व कीजिए। जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा, जो स्पीड होगी, है ना। नहीं आएगा तो 5/2 रूट 13 मीटर पर सेकेंड, 5/2 रूट 13 मीटर, कितनी स्पीड से उसका है ना। तो पहले ना तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या करें, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करें। सर ये अल्फा 30 डिग्री लिए रखा, अल्फा 30 डिग्री 37 लिखा है। डिग्री, 37 दिया था बेटा, अरे अल्फा लास्ट में वीक इस फॉर्मूला से अच्छा निकला अच्छा सर। ये यहाँ पे 37 डिग्री, 37 डिग्री रेंज में वैल्यूज पुट कर दो तो आ जाएगा, सारी वैल्यूज पुट कर दो, 17/75/16 आ जाएगा, है ना। ये आप थोड़ा सा ट्राई करो कि भाई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी दोनों को सेपरेटली निकालना, तो अपने आप स्पीड भी आ जाएगी। स्पीड ये सही है, टाइम ऑफ फ्लाइट ये होगा, रेंज ये होगा, सारी वैल्यूज पुट कर दो। अल्फा 37 है ना, और स्पीड के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को सेपरेट करके रिजल्ट निकालना। जब ये इस तरह से स्ट्राइक करेगा ना, तो इसके आपके दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो आपका वी हो जाएगा, एक वी एक्स हो जाएगा। तो वी एक्स तो चेंज होगा नहीं, वी निकालो और दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो है ना। वी की वैल्यू जो होगी रिजल्टेंट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स, आप ट्राई करो, आपका आ जाएगा। टाइम आपको पता ही है ना, टाइम तो आपको पता ही है। थीटा विल बी 0, थीटा जो है वो 0 है आपका, है ना, कि थीटा जो है वो 0 है ना। हाँ
बताएंगे बेटा, वानी आपको डाउट्स में बताएंगे। डाउट्स में आप थ्योरी भी पूछ सकते हैं, है ना, थ्योरी भी पूछ लेंगे। सही है, ओह कोई बात नहीं, थ्योरी भी पूछ लेंगे, ठीक है। इससे आप सॉल्व करोगे, आपका आ जाएगा। मैंने काफी भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी इस टाइम में आपने कर दो, ग्रेविटी की वजह से टोटल स्पीड रिएक्शन वी का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। चलो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा एक रिमार्केबल क्वेश्चन है। दिल्ली से लेके कोटा से लेके हर जगह पे, बॉम्बे साउथ, ये क्वेश्चन बच्चे जरूर करते है ना, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बच्चे जरूर करते हैं। पता नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। मैंने तो हर जगह पढ़ाया है ना, इसलिए मुझे पता है। हर सिस्टम में ये जो है क्वेश्चंस पूछे ही जाता है। ये वाला, ये एक पैसेज है, ये भी पैसेज है आपका, इसको देखो जरा सा। बेटा थीटा 0 होगा, अल्फा 37 होगा। पिछले क्वेश्चन में थीटा 0 होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया आपने, अल्फा इंक्लाइन प्लेन का एंगल होता है। चेंज ऑफ एक्सेस, एक्स और वाई प्लेन के अलॉन्ग ले लो, अपने आप क्वेश्चन समझ जाएगा, कोई फॉर्मूला यूज मत करो।
हाँ कुछ क्वेश्चन आ गए, क्या बात है, वेरी गुड। अभी चेक करता हूँ। अरे बहुत सारे आंसर आ गए। हाँ अदिति सही है आपका आंसर। ओके मैं चेक करता हूँ, बड़े ज्यादा क्वेश्चंस है ना, इसलिए मैं आंसर चेक नहीं कर पाऊंगा। वो काफी है, मैं इतना चेक नहीं कर पाऊंगा। लेट मी, मैं इसका आंसर देता हूँ, अपने अपने आंसर आप वेरीफाई करें। उनके आंसर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन।
है ना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके हर सिस्टम में ये क्वेश्चन लिखते करते जाते। ठीक है, चलो आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। इसको ऑप्शन मैं भी बताता हूँ, काफी लोगों के मैसेज आ गए हैं, है ना। लेट मी चेक। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये आपका आंसर, तो इसके जो ऑप्शन सही है ना, आप चेक कर लेना अपने आंसर। दैट इज द डी, फर्स्ट का डी, बी, सी एंड ए, सी, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। ये ऑरिजिन है, इसको आप एक्स एक्सिस से ले लो, और ये आपका वाई एक्सिस है। एकदम प्रॉपर्ली करोगे तभी ये सॉल्व होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, पहले दोनों के डी डी, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन था उसका बी, और सी एंड ए ऑप्शन। देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। मैंने पहले एक्स और वाई ये ले लिया, हाँ, और अगर एक्स और वाई मैंने ले लिया तो मुझे फिर जी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, तो जी अगर ये है तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, जैसे इस तरह से, है ना। यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉप कर लेते हैं, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये आपका हो जाएगा जी कॉस 30, और ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जी साइन 30, हाँ। तो जी के दो कंपोनेंट आ गए, जी कॉस 30 एंड क्या हो गया आपका जी साइन 30, है ना। इस तरह से हम इसको क्या आपका गया कि जी cos 30 एंड क्या हो गया जैसे कि आपका जी sin 30 है। इसके बाद थोड़ा ध्यान दो कि अगर मैं इसमें ये निकालना चाहूँ कितने टाइम बाद ये स्ट्राइक करेगा, तो जस्ट मैं ये फॉर्मूला यूज कर दूंगा कि मैं अगर इसका सेकंड क्वेश्चन करूँ तो मैं टाइम निकालना चाहता हूँ। सबसे पहले टाइम निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर दूंगा, vx = ux + ax × अब देखो फाइनली तो ये y एक्सिस के लंब चला गया ना, जब परपेंडिकुलर हो गया तो मतलब यहाँ पे जब डिवाइड करेगा तो vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो vx आप 0 पुट कर दो, ux x एक्सिस के लॉन्ग पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, tan√3 माइनस ax x एक्सिस के लॉन्ग एक्सटेंशन, ये आपका g cos 30, तो tan ×√3/2 इनटू टाइम आ गया। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है। सर पहला पार्ट कैसे हुआ, आप चीज सर पहला क्वेश्चन कैसे हुआ सर? पहला क्वेश्चन ये बता रहा, पहला से दूसरा क्वेश्चन था। पहला मैंने डी ऑप्शन बोला है 2 सेकंड, जब ये दूसरा हो जाएगा तो पहला अपने आप हो जाएगा, हाँ। मैंने आपने बोला कि vx से आपका टाइम निकाल लिया, तो टाइम जो फ्लाइट जो इसका होगा वो आपका 2 सेकंड है। तुम ध्यान से देखना, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट पे ये
स्पीड से स्ट्राइक हो जाए। तो आपको पता है यहाँ पे Vx तो 0 है, जो भी वेलोसिटी होगी वो Vy ही तो होगी। Vx अगर वहां पे 0 तो जो भी इसकी स्पीड होगी वो Vy ही होगी ना। तो सेम इक्वेशन को y एक्सिस के अलॉन्ग लगा, y एक्सिस इक्वल टू uy प्लस ay इनटू t। अब Vy ही वहां पे स्ट्राइक करने की स्पीड है। व्हाट इज द uy? uy 0 हो जाएगा। अगर ये x एक्सिस के अलॉन्ग है तो यहाँ पे y एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 0। एक पूरी चीज 0। व्हाट इज द ay? y एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलेरेशन आप देख लो। ये y एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं एक्सप्रेशन देखूंगा यहाँ पे तो g sin 30 होगी, हाँ, तो ये और एक्चुअली माइनस होगी, तो माइनस 10 इंटू हाफ जी साइन 30, जी साइन 30 इंटू टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है। तो वापस से बताए वी की वैल्यू आ जाएगी -10 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब डायरेक्शन से, तो भाई जो आपने वाई चूज किया उसके अपोजिट है। तो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया वो आपका 10 मीटर पर सेकंड। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट में सेकंड निकाल के फर्स्ट अपने आप निकाल लिया, है ना। इसके बाद इसने पूछा हुआ है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, वर्टिकल हाइट एज ऑफ द पी फ्रॉम द ओ कितना होगा, कि भाई इसकी ये वाली हाइट कितनी होगी पी की यहाँ से, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान दो, ये जो पीओ है ये चीज क्या है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ही तो है। ये जो डिस्टेंस है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग 2 सेकंड का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूं तो एकदम ध्यान से आप देखना, मैं थर्ड पार्ट के लिए मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ कि एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। हाँ, मैं ये निकालना चाहता हूँ कि भाई ये पी से ओ की डिस्टेंस कितनी है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग की डिस्प्लेसमेंट तो पीओ है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप ले लोगे माइनस पी, या पीओ ले लो, पी से ओ। व्हाट इज द यू वाई? 0 प्लस ए वाई हम जानते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सप्रेशन है वो जी साइन 30 इनटू टाइम की वैल्यू 2 सेकंड। भाई 2 सेकंड में वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया अभी तो आपको निकालना, हाँ। ये वाला डिस्टेंस जो पीओ है, यहाँ से जी साइन 30 नेगेटिव होगा, तो यहाँ से पीओ की वैल्यू आ जाएगी। तो पी से ओ के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये आपका आ गया जरिए आपका मेरे ख्याल से 10 मीटर है, हाँ। तो मतलब ये जो पी से ओ के बीच की डिस्टेंस होगी ना ये आपकी 10 मीटर, और अगर ये 10 मीटर है तो एच आई जाएगा, 10 का वर्टिकल कंपोनेंट ही तो है। तो थर्ड पार्ट जो होगा एच वो 10 साइन 30 होगा, यहाँ से एच की वैल्यू आ गई 10 साइन, मतलब ये एच की वैल्यू जो आ गई ये 5 मीटर है ना। एच की वैल्यू क्या आ गई इसलिए आपकी 5 मीटर, तो ये जो हाइट होगी वो 5 मीटर होगी। जैसे आपने ये पीओ निकाला तो अपने आप ही आ गया, हाँ। अब आपको ये एक्चुअली निकालना है कि ये डिस्टेंस कितनी हो पी से क्यू के बीच में। अब देखो पी क्यू पीओ और ओ क्यू का रिजल्टेंट ही तो होगा। अगर मैं फोर्थ पार्ट यहाँ पे करूं तो फोर्थ पार्ट में आपको ये आ जाएगा कि जो आपका पी क्यू होगा ये अंडर रूट ऑफ हो जाएगा पीओ का स्क्वायर प्लस आपका क्यू ओ का स्क्वायर या ओ क्यू का स्क्वायर। तो पीओ तो आप निकाल चुके हो 10 मीटर, आप ओ क्यू निकाल लो। तो ओ क्यू क्या है कि जब ये यहाँ से यहाँ स्ट्राइक कर रहा है तो जैसे ये चीज एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, ये चीज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जो आपने एक्स चूज किया उसके अलॉन्ग, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा, है ना। एक्सिस चेंज की तो फॉर्मूला है एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इनटू टी स्क्वायर, है ना। एस एक्स ही आपका है जो आपका हम निकालना चाहते हैं ओके। व्हाट इज द यू एक्स? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 10 रूट इनटू टाइम की वैल्यू 2 सेकंड प्लस हाफ ए अलोंग द एक्स एक्सिस, वो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है वो माइनस जी कॉस इनटू 2 है ना। तो यहाँ से OQ आ जाएगा और OQ को यहाँ पुट करेंगे तो PQ मिल जाएगा, है ना। तो PQ का जो ऑप्शन है वो सी सही है ना। सी का मतलब इसको जब सॉल्व करोगे आप, है ना, तो जो सॉरी ये लास्ट वाला पार्ट था PQ जो होगा वो मेरे ख्याल से 20 मीटर आ जाएगा, है ना। मैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा इसलिए आपका 20 एक्चुअली में फिफ्थ पार्ट, है ना। फोर्थ पार्ट में मैक्सिमम हाइट पूछूंगा।
ग्राउंड से इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ग्राउंड से इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, है ना। तो अब देखो कि इसको ग्राउंड से अगर मैक्सिमम हाइट निकालना है तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। आपको पता है ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो 5 मीटर ही है, ये आप निकाल चुके हैं। ये हाइट है तो निकालना है मुझे, तो इसके लिए तो मैं सीधे फॉर्मूला यूज करूंगा। मैं सिंपल हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया ना मैंने, अब मैं उस एक्सेस को भूल जाता हूँ। हॉरिजॉन्टल से मैंने प्रोजेक्ट किया तो कितनी मैक्सिमम हाइट गेन करनी, उसमें ये 5 ऐड कर देंगे। तो आपका जो फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 मीटर प्लस मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ ये आपका 5 आ गया। u की वैल्यू आपको बताइए tan लो, है ना। sin थीटा आपको ध्यान रखना है कि भाई ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल यहाँ पे 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल जो होगा 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे एंगल जो है वो 60 डिग्री। तो यहाँ से sin स्क्वायर 60 बाई 2 तो ये तो वर्टिकल की ले, तो इससे सॉल्व करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, 5 प्लस हो जाएगा, तो इससे आपका फोर्थ पार्ट आ जाएगा। तो फोर्थ पार्ट का जो ऑप्शन है वो सी सही, मतलब ये 16.25। इससे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा कि आपका 16। तो आप देखो ये क्वेश्चन के सारे पार्ट में कैसे solve, उसको एकदम ध्यान से घर पे जाके फिर से रिवाइज करना। जी का 30 डिग्री कैसे आया, बार बार ये चीज बताता हूँ यार, क्योंकि आपको है ना भाई, इतना ध्यान दो कि इस तरह से 2 लाइन है ना ऐसे, और ये एंगल अगर यहाँ पे ऐसा इसके जैसे बनाऊंगा, ये 2 लाइन, अगर ये एंगल थीटा है, दोनों के परपेंडिकुलर के बीच का भी एंगल थीटा, दोनों के परपेंडिकुलर के बीच के भी एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है ये भी थीटा हो जाएगा। यही तो जी था, जी वर्टिकल ही तो था, है ना। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है यहाँ पे, ये वाला एंगल 30 डिग्री, इसको बार बार यूज करना है भाई। थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा, तो थीटा होगा। 2 लाइंस के बीच में जब भी एंगल थीटा होता है, दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में एंगल कितना होगा, जी का इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो आपका जी cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसलिए आपका जी। सर जो आपने फिफ्थ पार्ट में p q इक्वल टू अंडर रूट लिखा है, जो उसके नीचे इक्वेशन लिखी है ना सर, sx इक्वल टू uxt, सर वो किस लिए लिखी है? sx इक्वल टू निकालने के लिए, ये OQ डिस्टेंस निकालने के लिए। ओके सर, ये आपको पता है, ये निकालना पड़ेगा ना आपको, ये निकालने के लिए तो इक्वेशन लिखी है। यस इसी को तो सर। यहाँ पे x एक्सिस का इसका डिस्प्लेसमेंट OQ हो गया, सारी x एक्सिस वाली, तो यहाँ से OQ की वैल्यू है, OQ इतना है, PO इतना है, दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो 20 है। सर सर लास्ट पार्ट एक बार वापस समझा दीजिए। मैं बताता हूँ इसमें, मैं लास्ट पार्ट कौन सा, फोर्थ वाला या 5 वाला? सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला मैं इसको ना अलग फिगर देखती, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ नहीं था यार, अब देखो इस सब चीजों को आप भूल जाओ, है ना, ये सारा हटा दो। फोर्थ पार्ट को हम सिंपल कर रहे हैं, यस यस, है ना। और ये एंगल अगर आपका 30 डिग्री है, तो ये एंगल इसका बोला 60 डिग्री। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया, tan रूट 3 से, और ये ऐसे जाके परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर दिया। और देखो इसकी हाईएस्ट पॉइंट यही था, ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट होगी ना। तो अभी आपने ये पढ़ लिया कि ये वाली हाइट 5 मीटर, इसके अलावा ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, है ना। और आपको अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ पे ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, तो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल जो होगा वो 60 डिग्री, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से ही एंगल 60 डिग्री। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इसका सीधे फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना, इसके लिए तो कोई अलग से करने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसने पूछा है ओ पॉइंट से इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, वो से आप निकालो। जब आप ओ पॉइंट से इसकी निकालोगे मैक्सिमम हाइट, तो
5 मीटर तो होगी, प्लस ये कैपिटल एच हो जाएगा, और कैपिटल एच का तो फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा, है ना। भाई ये 5 मीटर तो था ही, प्लस एक कैपिटल एच और कैपिटल एच का फॉर्मूला, यू हम जानते ही हैं, यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस यू की वैल्यू आ जाएगी tan√3 इंटू एंगल कितना था साइन स्क्वायर बाई 2 इंटू डिस्टेंस सॉल्व करोगे तो आपका डिजायर बिकॉज से हाइट आपको ओ से ही पूछनी है ना, ओ से मैक्सिमम हाइट पूछनी है, तो इसलिए वो 5 ऐड करेंगे, उसके सेंटर चलेंगे। सर वहाँ पर सर जो आपने पहले फोर्थ पार्ट लिखा है उधर आपने 5 से मल्टीप्लाई कर रखा था 10√3 ओहो ये 5 से मल्टीप्लाइड नहीं, ये गलती से प्लस ही करना था, मल्टीप्लाई तो इससे आपका है ना, ये सही। तो सारे दोनों जो क्वेश्चन मैंने करवाए एक बार घर पे जाके फिर से रिवाइज, है ना, तो इससे काफी चीजें आपको आएंगी, इस तरह से हम प्रेटाइल मोशन को solve करेंगे। तो इसके बाद आप करोगे ना इसको दोनों क्वेश्चन करने के बाद तो हम काफी सिंपल है। तो एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करना है ना, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसको सॉल्व कर पाता है ना। आई विल गिव द होमवर्क क्वेश्चन, कुछ चैट आए हैं मेरे पास, आरुषि दीवान मैंने ऐड कर दिया आपका, है ना, ठीक है ना, कि फोर्थ पार्ट में हमने वो क्यों ऐड किया, तो वन चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसको आपको से देखते हैं किसका सॉल्व होता है, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है या प्रोजेक्टाइल पे ही देता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलो मैं अभी ग्रुप में भेजता हूँ, अभी मुझे मिल नहीं रहा है क्वेश्चन, आई विल सेंड इन द ग्रुप, तो उसको आप सॉल्व कर लो, है ना, अभी मुझे मिल नहीं पाता कुछ, ठीक है, आई विल सेंड इन द ग्रुप, उसको आप सॉल्व करना, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना, काफी लंबा था, तो जो भी लेक्चर्स है आज का रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में आपका रिलेटिव मोशन ही कंटिन्यू, तो सैटरडे में विल स्टडी द रिलेटिव, और वो क्वेश्चन मैं थोड़ा खोज के भेजता हूँ एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो, तो उसको सॉल्व करके उसका आंसर देना, चलो बहुत बाय बाय, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you.